दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। दोस्तों इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं वे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र को हम पूरे हल के साथ देखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता लगे कि अभी तक आपने अपनी कितनी तैयारी की है। तो आइए देखते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं खंड अ का पहला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड अ का पहला प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 5 अंक का प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कुटज कृति के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, कुटज कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखिए समालोचक पत्रिका के संपादक हैं प्रेमघन, अज्ञेय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही उत्तर है समालोचक के पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं समालोचक, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं और यह अज्ञेय जी का एक उपन्यास विधा की रचना है, शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। वोल्गा से गंगा किस विधा की है आपको बताना है। उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, कहानी संग्रह, आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर है सी, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन का, याद रखिए। आगे देखिए अंगा में आवारा मसीहा की रचना विधा है, उपन्यास, जीवनी, कहानी, रेखा चित्र। तो दोस्तों आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है, आवारा मसीहा। आगे देखिए दूसरा, अब जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और यह हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित है, 5 अंक के हैं पांचों। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से प्रगतिवादी युग की रचना है प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो, उर्वशी, रामचरितमानस। तो इसका उत्तर है सी, उर्वशी प्रगतिवादी युग की रचना है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे देखिए कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं बिहारी भूषण, केशव, घनानंद। तो इसका सही उत्तर है सी, केशव। रीतिकालीन कवि केशव जी कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। आगे देखिए साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भवानी प्रसाद मिश्र, निराला। तो साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। घ प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953, 1956, 1959, 1961। तो इसका सही उत्तर है 1959। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ और अगर पूछे तार सप्तक तो तार सप्तक का 1943 और दूसरा सप्तक पूछे तो 1951 और तीसरा सप्तक का 1959। अंग प्रश्न देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त। किसे? तो इसका उत्तर है बी, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है और इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न आपका 10 अंक का है। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं फिर उत्तर देंगे। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखिए सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको याद आया किस पाठ से है, यह है अशोक के फूल
और इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश इसमें छूट गया है, यहाँ से था। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो ये आपका रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बस आप इसे पढ़ लेंगे कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो लिखेंगे कि रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, बड़ा स्वार्थी है, यह बस उतनी ही चीज़ों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सधता है, स्वार्थ पूरा होता है, बाकी सब चीज़ों को वह भूलकर आगे बढ़ जाता है। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, इसे अपने स्वार्थ के सिवा और किसी की परवाह नहीं है। तो ये आपका हो गया, बस पढ़कर अपनी भाषा में लिख देंगे। अगले देखिए, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही है, तो इसे स्पष्ट कीजिए। ये कथन है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इसको अपने भाषा शैली में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है इसी बात को। तो लिखेंगे आप कि यह संसार पूरा स्वार्थ का अखाड़ा है, अर्थात इस संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं, जो दूसरों की परवाह न करके सिर्फ अपना हित चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, और अपने भलाई के लिए लोग दूसरों को नुकसान करना भी नहीं भूलते हैं। इसी तरह अशोक के साथ हुआ, लोगों का अशोक के साथ कोई स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, इसलिए लोग अशोक को भूल गए। बस हो गया। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो लेखक ने गद्यांश में ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे लेखकों को स्वार्थी कहा है जो अपने स्वार्थ के लिए अशोक को भुला दिए, अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिए। ऐसे लोगों को, ऐसे साहित्यकारों को लेखक ने स्वार्थी कहा है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में अशोक की चर्चा की गई है कि इस दुनिया में लेखकों को अशोक से कोई स्वार्थ नहीं सधा, लेखकों का अशोक से कोई काम नहीं रह गया, तो लेखक अशोक को साहित्य से भुला दिए। बस हो गया। चौथा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहक क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को बिलोक। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, विविध अंक का प्रश्न है। तो पद्यांश के कवि का नाम क्या है? याद आया किस कविता से है? यह है नौका विहार से, और इसके कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है एवं कविता का नाम नौका विहार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, तो यहाँ भी रेखांकित अंश छूट गया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए इसको ले लेते हैं। 4 ये रेखांकित अंश हो गए। देख लीजिए, जब पहुँची चपला बीच धार, कवि कहते हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची, छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी से प्रकाशित चमकती गंगा की जो कगार थी, किनारा थी, वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। दो बाहों से दुरस्त तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दो बाहों से दुरस्त तीर, गंगा की दोनों तट दो बाहों के समान, धारा का कृष कोमल शरीर, गंगा के धारा रूपी नायिका के कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। गंगा के दोनों तट दो बाहों के समान हाथ फैलाकर गंगा के धारा रूपी युवती को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। बस हो गया ये रेखांकित अंश की व्याख्या। नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे थे? देखिए, अभी जो हमने व्याख्या किया था कि नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? तो कहाँ है?
हाँ, अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभनील नयन विशाल। तो दूर, यहाँ प्रश्न आगे देख लीजिए, कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? तो बहुत दूर भूमि पर स्थित वृक्षमालाएं ऐसे प्रतीत हो जाती हैं जैसे नीले आकाश रूपी नेत्रों की, नीले आकाश रूपी नेत्रों की भ्रू रेखा यानी भौहें हो। तो आप लिख देंगे कि कवि को वृक्ष आकाश की रूपी नेत्र की भौहों के समान प्रतीत हो रहे थे। आगे, धारा के बीच में स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है? 5वां प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। माँ के उर पर शिशु सा समीप, जैसे माँ के हृदय से लगकर छोटा सा शिशु सो रहा हो। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि धारा के बीच स्थित द्वीप एक नन्हे से शिशु के समान प्रतीत हो रहा था जो अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो रहा हो। अगला देखिए 5वां प्रश्न क निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख करें। अधिकतम शब्द 80 शब्द है। 5 अंक का प्रश्न है। प्रोफेसर जयसुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों में से किसी एक का लिख दीजिएगा, याद कर दीजिएगा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट ही हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें। ख में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इन तीनों में से किसी एक का, ये भी 5 अंक का प्रश्न है। 6ठा प्रश्न, ध्रुव, यहाँ बहादुर था, यहाँ था पंचलाइट। तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। जो आपका 6ठा प्रश्न है वह कथा साहित्य से है, और कथा साहित्य में जितनी भी कहानियाँ हैं आप उसमें से 2 तरह के बस प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। एक कहानी के नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा कहानी का सारांश या कथानक। परीक्षा में इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। पंचलाइट का नायक कौन है? गोधन। और ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का नाम है राजा रिपुदमन बहादुर। इन दोनों का चरित्र चित्रण करना है या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। ये भी 5 अंक का प्रश्न है और इसके लिए भी अधिकतम शब्द 80 शब्द निर्धारित है। तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 7वां में देखिए, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आलोकवृत्त खंड काव्य में सत्य और अहिंसा का सुंदर समन्वय किया गया है, संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। देखिए जो प्रश्न संख्या 7 है, खंड काव्य का, यह हर जिले का अपना अलग अलग खंड काव्य होता है। हमारे यहाँ का आलोकवृत्त है, इसलिए मैंने यहाँ आलोकवृत्त खंड काव्य को रखा हूँ। आप अपने विद्यालय में टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके ज़िले का कौन सा खंड काव्य है, उसी को आप तैयार कीजिएगा। तो देखिए जो भी खंड काव्य आपका हो, उस खंड काव्य से आप 2 तरह के प्रश्न तैयार कीजिएगा। पहला, खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण। आपका जो खंड काव्य होगा उसके नायक का चरित्र चित्रण जरूर तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा, खंड काव्य में सत्य और अहिंसा का सुंदर समन्वय किया गया है, संक्षिप्त में प्रकाश डालिएगा। कहने का मतलब, पहला आप खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा खंड काव्य का सारांश पढ़ लीजिएगा। इससे आपको परीक्षा में पूरा मदद मिलेगा। 5 अंक का प्रश्न है। अब खंड ख का जो क है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का प्रश्न है। 8वां का क में आएगा संस्कृत गद्यांश और इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए और 5 अंक हिंदी अनुवाद करने पर मिलेंगे। तो देखते हैं, महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु। देखिए सीधे मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ, आप लाइन को देखिएगा कि यह महापुरुषों को सांसारिक प्रलोभन रोक नहीं पाती। महापुरुषों को सांसारिक प्रलोभन रोक नहीं पाती, वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त इस युवा को उच्च न्यायालय की दीवारें रोक नहीं सकी। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ स्वयं भी देश की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उतर पड़े
और दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से सुशोभित किए गए। रोलेट एक्ट पर इनके विरोधी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गए। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। तो यह किस पाठ से है? यह संदर्भ आपको याद आया? तो यह है महामना मालवीय। किस पाठ से? महामना मालवीय, याद रखिएगा। तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद कर देंगे, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ख में देखिए, दिए गए पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ख में संस्कृत पद्यांश दिया है, इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, कि जल के बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भरती है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च, यही सभी विद्या धर्म और धन का कारण है। यानी जैसे बूंद बूंद करके जल भरती है, वैसे ही बूंद बूंद करके थोड़े थोड़े करके ही सभी तरह की विद्या धर्म और धन अर्जित की जाती है। तो ये हो गया आपका। और ये आपका इसका संदर्भ क्या है? सुभाषित रत्नानी। तो लिखेंगे दिए गए सीधे लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद कर देंगे। 9वां प्रश्न देखिए, मुहावरे या लोकोक्तियों में से किसी 2 का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। अर्थ लिखने पर 1 नंबर। और देखिए, लकीर का फकीर होना यानी रूढ़िवादी होना, परंपरावादी होना। वाक्य प्रयोग कर देंगे कि जो लोग लकीर के फकीर होते हैं वे थोड़ा भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। रंग में भंग पड़ना यानी आनंद में बाधा उत्पन्न होना। लिख देंगे कि हम लोग घूमने जाने वाले थे लेकिन बारिश आ पड़ी और रंग में भंग पड़ गया। लाल पीला होना, क्रोधित होना। तो जैसे गृह कार्य न करने पर शिक्षक लाल पीला हो रहे थे, हो गया वाक्य प्रयोग। होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। तो लिख देंगे कि जैसे ही रात को मैंने अचानक कुत्ते को देखा, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मेरे होश उड़ गए। कुछ भी लिख दीजिएगा अपने अनुसार, चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। 10वां देखिए, क गाय का संधि विच्छेद है। गे धन अकह, गाय धन अकह, गाय धनी कह, गा धन अकह। तो इसका है गय धन अकह, यानी ये अयादि संधि है। अय आय में बदल गया तो हो गया ग आय, गाय हो गया कह, गाय कह। अय आय में बदल गया तो गाय कह हो गया। अब देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन, यदय धनपि, यद धनपि, यदा धनपि, यदि धनपि। तो इसका सही उत्तर है यदि धन अपि। यड़ संधि है, यदि धनपि, ई या में बदल गया तो हो गया यद्यपि। आगे देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। नीरज नीरद, कमल और बादल, फूल और फल, सोना और अच्छा, नदी और गंगा। तो देखिए, नीरज का मतलब होता है पानी और नीरद का मतलब होता है बादल। नहीं, नीरज का मतलब नीरज यानी नीर से जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला। नीरज, नीरज यानी कमल हो गया, नीरद मतलब बादल। तो इसका उत्तर है ए, कमल और बादल। आगे देखिए, कटिबंध, कटिबद्ध, इसका सही उत्तर क्या है? कटिबंध, कमर और तैयार, करधनी और तैयार, तैयार और पायल, दुखी और उदास। तो कटिबंध का मतलब होता है करधनी और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। तो इसका उत्तर है बी, करधनी और तैयार। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पतंग का सही अर्थ है नौका पक्षी सूर्य, सूर्य पक्षी गिद्ध, नौका पक्षी समुद्र, सूर्य नौका बादल। तो दोस्तों, पतंग का अर्थ होता है नौका, पक्षी और सूर्य, यह तीनों अर्थ होता है। गिद्ध, समुद्र और बादल नहीं होता पतंग का अर्थ। तो आगे देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, अक्षमय, अधमय। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको कहेंगे अक्षमय। आगे देखिए, जो अधिक धन खर्च करता हो, अपव्यय, मितव्यय, आकार्य, अपकर्ष। तो जो अधिक धन खर्च करता है वो कहलाता है अपव्यय और जो कम करता है वो कहलाएगा मितव्यय। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को शुद्ध करके लिखिए। एक फूल की माला लाओ,
परमात्मा के अनेकों नाम हैं, अंगा में है, 2 अंक का है, वाक्य को शुद्ध करना है। एक फूल की माला लाओ तो होगा एक फूल की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम है, ये शुद्ध होगा। 12 नंबर पर देखिए 3 प्रश्न है, क ख ग, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, 6 अंक का प्रश्न है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हास्य, शांत, करुण, विभत्स, किस रस का बताइए? तो है शांत। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ख में जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो यहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए और इसमें मानो, मानो, जनो, जानो जैसे वाचक शब्द आते हैं। चौपाई छंद है, वर्णवृत्त छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो दोस्तों चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती है, बराबर मात्राओं वाला छंद है। आगे देखिए 13 प्रश्न में पत्र लेखन है। कुटीर उद्योग आरंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण हेतु पत्र लिखिए, या परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको पत्र लिख देना है। 14 लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नैतिक शिक्षा का महत्व, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, प्रदूषण की समस्या एवं समाज। देखिए आपसे निबंध नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक इन्हीं मुद्दों पर पूछा जाता है और पर्यावरणीय मुद्दों पर, जनसंख्या के मुद्दों पर। तो ये 9 अंक का प्रश्न होता है, इसको भी अपनी भाषा शैली में लिखना होता है। शब्द सीमा भी 80 शब्द ही होते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका इस बार का मॉडल प्रश्न पत्र। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।